नमस्कार, हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। सोनोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिससे बहुत सारी तकलीफों की जानकारी डॉक्टर्स आसानी से पता लगा सकते हैं। खास करके इसका सजेशन हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा बच्चे की देखरेख के लिए, बच्चों की स्थिति जानने के लिए डॉक्टर्स करते हैं। लेकिन कई बार हमारे मन में ये सवाल उठता है कि सोनोग्राफी कब करानी चाहिए, कितनी बार करानी चाहिए, सोनोग्राफी करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इन तमाम बातों की जानकारी आज हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। प्रेगनेंसी के अलावा भी किन किन बीमारियों की जांच के लिए सोनोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है, क्या बच्चों में भी सोनोग्राफी होती है, या सोनोग्राफी कराते वक्त जो सावधानी की जरूरत होती है वो किस तरीके की होती है, इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजू चिलानी। डॉक्टर मंजू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर मंजू, पहला सवाल यही बन जाता है जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए कि सोनोग्राफी है क्या और ये किस तरीके से शरीर में जांच के रूप में जो जानकारी है वो हमें देती है, कैसे काम करती है सोनोग्राफी? सोनोग्राफी सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टिगेशन माना जाता है। सोनोग्राफी में साउंड वेव्स इंटर करते हैं बॉडी के लेयर्स में और उसके इमेजेस हम मशीन में कैप्चर करते हैं। तो इसमें कोई रेडिएशंस का यूज़ नहीं होता है, इसीलिए इसको सेफ माना जाता है करना। अच्छा, सोनोग्राफी कितने प्रकार की होती है? आमतौर पर हम प्रेगनेंसी के दौरान जो सोनोग्राफी देखते हैं हमें लगता है बस वही एक है, या फिर इसके अलावा बहुत सारी अब सोनोग्राफी की नई तकनीक आ चुकी है? सोनोग्राफी के काफ़ी टाइप्स हैं। सर से लेकर पैर तक की सोनोग्राफी की जाती है। बच्चे छोटे जब रहते हैं तो उनके ब्रेन की भी सोनोग्राफी की जाती है। चेस्ट की सोनोग्राफी, पेट की सोनोग्राफी, पैरों की जो नसें हैं उसकी भी सोनोग्राफी की जाती है। इनफैक्ट आंखों की भी सोनोग्राफी होती है। अच्छा, सबसे पहले अब हम चर्चा कर लेते हैं प्रेगनेंसी को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये जो शब्द इस्तेमाल होता है सोनोग्राफी का, हम ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर से ही शुरू हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहले जो सोनोग्राफी होती है इसकी क्या जरूरत पड़ती है और ये कब करानी चाहिए? प्रेगनेंसी एक गुड न्यूज़ माना जाता है। तो जैसे ही पेशेंट को पता चलता है कि उन्होंने पीरियड मिस किया है और प्रेगनेंसी टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है, तो उसके 15 दिन के बाद, 15 से 20 दिन के बाद जब वो पहले विजिट करने के लिए जाते हैं अपने गायनिक के पास, तब पहला सोनोग्राफी करना चाहिए। तब प्रेगनेंसी अराउंड 6 to 8 वीक्स की होती है। और पहला स्कैन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमको देखना है कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर है कि बाहर तो नहीं हो गई है। दूसरा, उसमें बच्चे की धड़कन आई है कि नहीं, और साथ में एक बच्चा है कि एक से ज़्यादा बच्चा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको फर्स्ट स्कैन में मिलती है। तो उस स्कैन को हम डेटिंग स्कैन भी कहते हैं या वाइबिलिटी स्कैन भी कहते हैं, क्योंकि धड़कन आती है तो हमको पता रहता है कि अभी सेफ साइड में है, आगे चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी। ये एक महत्वपूर्ण बात आपने कही डॉक्टर मंजू। हमने जब तक देखा सुना उसमें ये कहा जाता है कि शुरुआती में प्रेगनेंसी के दौरान सोनोग्राफी की क्या जरूरत है, जब बच्चा बड़ा होगा तब शायद जांच की जरूरत होगी। ये एक अहम बात है। जैसे आपने बताया कि बच्चा गर्भाशय में ही है या नहीं है, बाहर है, अगर ये पता चल जाता है उस समय पर, तो इस समय पर फिर जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट होता है वो क्या स्मूथ हो जाता है, या उससे फिर किसी तरीके का फायदा होता है महिला को? डेफिनेटली, अगर प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर है तो सेफ साइड में है। अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी बच्चेदानी में नहीं दिख रही है तो उसके चांसेस है कि वो ओवरी में होगी, अंडाणु में होगी, या ट्यूब में होगी, और कभी कभी एब्डोमेन में भी होगी। तो वो उस स्त्री के लिए बहुत खतरा होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी पहले तो लोकेट करना डिफिकल्ट होता है, और फिर अगर लोकेट भी कर लिया तो सीधा पेशेंट को हमको सर्जरी के लिए लेना पड़ता है। इसके बाद जो सोनोग्राफी होती है वो किस समय पर की जाती है, और क्या कुछ ऐसी कठिन स्थिति दिखती है जिस समय पर सोनोग्राफी से कौन कौन सी जांच प्रेगनेंसी में आसानी से बच्चे को लेकर पता की जा सकती है? फर्स्ट स्कैन जो मैंने बताया उसको डेटिंग स्कैन कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्कैन, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है, कुछ 10 सालों के अंदर अभी काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं, साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी की है। 3 मंथ्स का स्कैन जो किया जाता है उसका एंटी स्कैन नाम होता है। एंटी मतलब जो बच्चे का गर्दन होता है वहाँ पे जो तरल पदार्थ इकट्ठा होता है उसको हम नापते हैं। उस स्कैन को नाम ही हमने एंटी स्कैन दिया है, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं उसमें वो नाप जो है बढ़ जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है बच्चे मंदबुद्धि जो बच्चे होते हैं, डाउन सिंड्रोम कंडीशन कही जाती है,
उस स्टेज में वो बढ़ जाता है। कुछ और कंडीशंस होती हैं, जैसे बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी वो बढ़ती है। तो इसीलिए 3rd मंथ का स्कैन बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमको उसी टाइम पे मिलती है। 11 हफ्ते से 13 हफ्ते 6 दिन तक ही वो टेस्ट हो सकता है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है 15 हफ्ते में और बोलता है कि आप एंटी स्कैन करिए, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका में काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं और उन्होंने क्राइटेरियाज भी दिए हैं। फीटल मेडिसिन फाउंडेशन है, उनके क्राइटेरियाज के हिसाब से जब हम एंटी स्कैन करते हैं तभी उसके रिजल्ट्स आते हैं। अदरवाइज जो सॉफ्टवेयर है वो ही एक्सेप्ट नहीं करता है, या हमने पहले किया या बाद में किया, क्योंकि उसके रिजल्ट फिर ठीक नहीं आते। अगर हमने बाद में किया तो मशीन एक्सेप्ट नहीं करती है। तो सबसे बेस्ट रहता है 11 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते 6 दिन तक ही हम 3rd मंथ स्कैन करें या एंटी स्कैन करें। अच्छा, एंटी स्कैन की आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर मंजू। इसमें मान लीजिए कोई ये कहे कि हमारी प्रेगनेंसी इतने समय की नहीं है और हम जांच कराने के लिए पहुंचे और हमें एंटी स्कैन कराना है, लेकिन हमारी प्रेगनेंसी का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो वो मशीन ही अपने तरीके से वो एक्सेप्ट नहीं करती है या रिजल्ट सही नहीं आते हैं, कैसे पता चल जाता है फिर? अगर पेशेंट का टाइम उससे ज़्यादा हो जाता है तो सोनोग्राफी एक रूटीन तो हो जाती है, लेकिन एंटी स्कैन प्रॉपर हो नहीं सकता, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है उसमें है कि 13 वीक 6 डेज तक ही है। तो जो क्राइटेरियाज उन्होंने दिए हैं वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि मशीन में नहीं हो पाता है। अच्छा। तो जो मेजरमेंट्स हम लेते हैं वो मशीन में फीड करते हैं, तो जो रिस्क आता है, एक्चुअली डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है एंटी स्कैन, इसमें सिर्फ हम डाउन सिंड्रोम का जो वैल्यू है उसकी रिस्क कैलकुलेट करके आती है। मतलब हम आंक सकते हैं कि हाँ इस लेडी को चांसेस हैं, पर एक्यूरेट नहीं है। पर उस टेस्ट का जब रिजल्ट आता है, उस टेस्ट रिजल्ट से हम आगे क्या प्रोसीड करना है, किसी पेशेंट का रिस्क हाई रिस्क आ गया तो हम पेशेंट को फिर ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं। उस ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी को मिला के जो रिजल्ट आते हैं, फिर फाइनल कंक्लूजन किया जाता है कि अच्छा और रिस्क हमारी और ज़्यादा बढ़ गई ब्लड टेस्ट के बाद, फिर पेशेंट को हम जो टेस्ट है, इन्वेजिव टेस्ट है, वो एडवाइस करते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है सोनोग्राफी की जो भूमिका है। बच्चे का स्वस्थ जन्म लेना न केवल परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी जरूरी है, और स्वस्थ बच्चे की पहचान करने के लिए सोनोग्राफी एक वरदान साबित हो रहा है। डॉक्टर मंजू, ब्रेक पर जाने पहले जो चर्चा हमारी चल रही थी, अक्सर ये लगता है ना कि बच्चा गर्भ में आया है तो संसार में जब आए तो स्वस्थ बच्चा ही हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो। क्या मानसिक रूप से जो अस्वस्थता होती है, मेंटल हेल्थ जो होती है, वो अगर ठीक नहीं है तो क्या इसकी जानकारी भी क्या हमें सोनोग्राफी के जरिए कुछ इंडिकेशन मिलते हैं? मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होने के काफ़ी सारे कारण होते हैं। अगर वो स्ट्रक्चरल कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो सोनोग्राफी से पता चल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें फंक्शनल चेंजेस होते हैं जो नहीं पता कर सकते। जैसे मैंने बताया कि 3rd मंथ का जो स्कैन होता है वो डाउन्स की जो रिस्क है वो कैलकुलेट करने के लिए होता है। तो जब डाउन्स वाला बेबी आता है इस दुनिया में तो कोई मदर एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि उसका जो एबनॉर्मल बेबी है उसको पूरी लाइफ लॉन्ग उसको कैरी करना है, क्योंकि वो क्लियर कट एक गुणसूत्र का प्रॉब्लम है। तो उसका जो इम्पोर्टेंट स्कैन हमारा एंटी स्कैन का है, वो उसकी मदद से जब हम हाई रिस्क पता कर लेते हैं तो हमको बहुत इजी हो जाता है कि हम बेबी को टाइम पे टर्मिनेट करवा लें। क्योंकि 3rd मंथ के बाद अगर पेशेंट आते हैं तो वो जो चीज़ें हमको एंटी के वक्त दिखती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं बाद में। तो इसीलिए बहुत सही समय पे स्कैन कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा एक जो टेस्ट है, कंबाइंड टेस्ट आपने बताया था डॉक्टर मंजू, ये क्या होता है? कंबाइंड टेस्ट मतलब हमने सोनोग्राफी किया, सोनोग्राफी में हमको हाई रिस्क पता चली, फिर हमने पेशेंट को बताया कि अब इसके साथ हमको ब्लड टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट मतलब डबल मार्कर में 2 हार्मोन्स के टेस्ट किए जाते हैं। जब 2 हार्मोन्स के टेस्ट और सोनोग्राफी की रिपोर्ट कंबाइन की जाती है तब हमको रिस्क कैलकुलेट करके आती है। अगर वो हाई रिस्क में आ गई तो पेशेंट को फिर हम इन्वेजिव टेस्ट जैसे एमनियोसेंटेसिस या कोरियोनिक विलस सैंपलिंग ये करवाते हैं। जब इन्वेजिव टेस्ट के रिपोर्ट आते हैं तो क्लियर कट रिपोर्ट आती है कि हाँ ये डाउन्स है और आप बेबी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये हमको कंबाइंड टेस्ट से ही पता चलता है। बिल्कुल, मतलब शुरुआती अगर एंटी स्कैन से फिर आप आगे बढ़ते हैं तो ये सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि 35
से उम्र ज़्यादा होती थी तो सीधा हम लोग वो करवाते थे इन्वेजिव टेस्ट, लेकिन इन्वेजिव टेस्ट के अपने प्रॉब्लम्स है, अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जब से ये एंटी स्कैन टेस्ट आया है तो हर जो प्रेग्नेंट लेडी है उन सबका जब हम करते हैं, एक स्क्रीनिंग टेस्ट माना गया है, उसमें अगर पेशेंट अगर हाई रिस्क में आती है तब हम उस पेशेंट को बोलते हैं आप ब्लड टेस्ट करवाइए या इन्वेजिव टेस्ट की तरफ जाइए। अदरवाइज हम इन्वेजिव टेस्ट हर पेशेंट का नहीं चल जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा जो टेस्ट है एनोमली है या ग्रोथ टेस्ट है डॉक्टर, ये क्या है? क्योंकि ये नाम हमें लगता है कि हमने पहली बार सुना है, इसके बारे में बताइए। 3rd मंथ के स्कैन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्कैन जो होता है वो 5 मंथ स्कैन होता है। 5 मंथ स्कैन को हम एनोमली स्कैन इसीलिए कहते हैं कि जो बेबी है उसका सर से लेकर पैर तक के पूरी तरह से डिटेल स्टडी की जाती है। ब्रेन के स्ट्रक्चर्स प्रॉपर डेवलप हुए कि नहीं, फेस प्रॉपर डेवलप हुआ कि नहीं, लिप्स ठीक से बनी कि नहीं, आइज़ ठीक से बने कि नहीं, चेस्ट का डेवलपमेंट, बच्चे का जो पेट है उसकी सामने की जो सतह है वो कैसे डेवलप हुई है, दोनों हाथ पैर पूरे डेवलप हुए हैं कि नहीं। तो ओवरऑल जब बच्चे का हम हेड टू टो जब देखते हैं वो 5 मंथ्स में होता है और इसीलिए एनोमली स्कैन कहा जाता है। सेकेंड होता है इसके बाद ग्रोथ स्कैन। जब हम अगर प्रेगनेंसी रूटीन में चल रही है तो नेक्स्ट स्कैन जो होता है ग्रोथ स्कैन होता है, जो कि 32 वीक्स या 8 मंथ्स में स्कैन होता है। इस स्कैन में बेबी को जो ब्लड सप्लाई मदर से मिलता है या मदर की जो वो यूट्रस है उसको जो ब्लड सप्लाई जा रहा है, उन सब का ओवरऑल जब हम रिजल्ट देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि बेबी ने एक तो ग्रोथ ठीक से अचीव की है और जो खून का जो दौरा है उसके ब्रेन को ठीक से जा रहा है या सारे अंगों में ठीक से जा रहा है। उसका कंक्लूजन से हमको ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी हमारी सेफ है, बच्चे ने ग्रोथ ठीक की है, पानी आसपास ठीक है, प्लेसेंटा की लोकेशन ठीक है। ये सारा कुछ निष्कर्ष निकाल के हमको लगता है कि ठीक है, ये रूटीन वे में ही हम इसको प्रोसीड करेंगे। अगर तभी हमको कुछ कॉम्प्लिकेशंस पता चले कि बेबी ग्रोथ ठीक नहीं किया या ग्रोथ रिटार्डेशन हो रही है या खून के दौरे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मदर का बीपी ज़्यादा है, डायबिटिक है मदर, तो फिर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड माने जाने लगती है और फिर वीकली या 2 वीक्स में पेशेंट को फिर से बुलाया जाता है। बिल्कुल। तो ये काफ़ी अहम है डॉक्टर साहब, क्योंकि कई बार हम लोगों को ये लगता है कि क्यों डॉक्टर्स हमसे बार बार सोनोग्राफी के लिए कहते हैं, और एक आम जो लोग हैं जिन्हें नहीं समझ में आता है उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तरीका ही बना लिया डॉक्टर्स ने। ये मिथ भी है। हाँ। इस पर भी मैं चर्चा करूंगी। एक जो स्टेप कंटिन्यू अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है तो उसके बाद कई बार हम ये देखते हैं कि लास्ट मोमेंट में अचानक डॉक्टर सोनोग्राफी करने बोलते हैं और ये सजेस्ट किया जाता है कि नहीं, डिलीवरी हम नॉर्मल नहीं, हमको सीजर पे जाना है। तो फिर ये कैसे परिस्थितियां, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है तो क्या ऐसी स्थितियां बनती हैं? क्या ऐसे कारण होते हैं जो सोनोग्राफी में देखने को मिलते हैं? लास्ट में जब 8 मंथ्स के अराउंड हमारे पास पेशेंट आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैडम हमारी डिलीवरी कब होगी। तो जब हम सोनोग्राफी करते हैं बेबी का ओवरऑल जब ग्रोथ देखते हैं वो अगर सफिशिएंट है, उसके आसपास जो पानी देखते हैं वो ठीक है, बच्चे की जो पोजीशन है अगर सर नीचे है और बच्चे के आसपास जो बच्चे के जो गले में जो नाल अगर फंसती है वो हम रिपोर्ट ज़रूर करते हैं, क्योंकि अगर बच्चे के गले में नाल फंसती है तो ज़्यादा हम लेबर के लिए, नॉर्मल लेबर के लिए ट्राई नहीं करते हैं। और सारा जब रिपोर्ट हमारा जनरेट होता है तो उसके रिज़ल्ट के अनुसार हम फिर एक ऑब्स्टेट्रिशियंस को बताते हैं कि नहीं, प्रेगनेंसी सेफ चल रही है या उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं। कभी कभी देखा जाता है कि पानी कम हो गया, बच्चा उल्टा हो गया, बच्चे के 2-3 बार नाल नेक में घूमी हुई है। ऐसे कंडीशंस में फिर हम सीधा ये नहीं बोलते कि हम तो नॉर्मल लेबर के लिए ही ट्राई करेंगे, क्योंकि एक मदर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो खुद भी सेफ रहे और उसका बेबी भी सेफ रहे। तो दोनों चीज़ें अचीव करने के लिए हमको लास्ट के स्कैन्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। चलिए अब इसके फायदे और उस तमाम पहलू पर चर्चा हमने की, मिथ पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसको लेकर यह समझा जाता है कि क्या बार बार सोनोग्राफी अगर की जाती है तो क्या बच्चे की ग्रोथ पर या बच्चे के डेवलपमेंट पर कोई असर पड़ता है इसका? नहीं, ऐसा आज तक के जो भी स्टडीज़ हुई हैं ऐसा नहीं पाया गया है कि ग्रोथ कम हुई है। और बेसिकली जब सोनोग्राफी करते हैं तो आजकल की जो न्यू मशीन्स हैं उसमें थर्मल इंडेक्स सेट किए जाते हैं, उसमें प्रेगनेंसी के अलग प्रीसेट्स सेट किए जाते हैं जिससे कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो वो सेफ़ ही माना जाता है। और यूजुअली प्रेगनेंसी का जो स्कैन टाइम रखते हैं 15 to 20 मिनट्स में स्कैन कंप्लीट कर लेते हैं, तो चांसेस नहीं रहता है कि टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाए।
तो सेफ ही माना गया है इसीलिए। चलिए, तो ये मिथ तो हमने दूर किया। प्रेगनेंसी के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए सोनोग्राफी वरदान बनकर सामने आई है। वो कौन सी बीमारी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये भी हम जानना चाह रहे हैं डॉक्टर मंजू कि ये कई बार ये दिखता है ना कि निसंतानता, जिसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, क्या इसके कारण पता लगाने में भी सोनोग्राफी की कोई भूमिका है? इनफर्टिलिटी की जो प्रैक्टिस है विदाउट सोनोग्राफी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इनफर्टिलिटी के जो कपल्स जब आते हैं तो मेल और फीमेल दोनों की ही सोनोग्राफी की जाती है। फीमेल में यूट्रस, ओवरी और ट्यूब्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्रेगनेंसी का, क्योंकि यूट्रस में कोई गठान तो नहीं है, यूट्रस की लेयर जो एंडोमेट्रियम बोलते हैं वो प्रॉपर बन रही है कि नहीं, दोनों तरफ की ओवरीज में फॉलिकल्स बन रहे हैं कि नहीं। ट्यूब सोनोग्राफी में भले दिखाई नहीं देती, लेकिन ट्यूब्स में जो अगर स्वेलिंग है तो वो एक कारण होता है इनफर्टिलिटी का, क्योंकि ब्लॉक होने के कारण ओवा वहाँ तक नहीं जा सकता और फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। मेल पार्टनर जो है उसमें स्क्रोटल सोनोग्राफी, टेस्टिस का सोनोग्राफी या वेरिकोसिल वगैरह रूल आउट करने के लिए सोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, इसके अलावा अब थोड़ी सी चर्चा हम दूसरी बीमारी पर भी कर लें। सोनोग्राफी के जरिए कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो शुरुआती स्टेज में पता चल जाती है? जनरल ओके। सोनोग्राफी में सबसे इजी होता है किडनी का स्टोन, यूरेटर का स्टोन, ब्लैडर का स्टोन। पित्त की थैली में अगर स्टोन हो तो बहुत इजीली हम सोनोग्राफी में पता कर सकते हैं। पेशेंट एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होने के कारण और पेशेंट को कंफर्टेबल रहता है सोनोग्राफी करना, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इजीली देख सकते हैं। लिवर, स्प्लीन, बहुत आराम से हम सोनोग्राफी कर सकते हैं। कभी कभी चेस्ट में पानी भर जाता है, वो भी सोनोग्राफी में इजीली देख सकते हैं। बच्चों की जो ब्रेन की सोनोग्राफी है, ब्लीडिंग हो जाना बच्चों के ब्रेन में, तभी भी हम सोनोग्राफी की हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, आजकल एक जो आम चीज़ लड़कियों में, यंग जो बच्चियां हैं उनमें भी देखने को मिल रही है कि सिस्ट के प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो ये सिस्ट क्या है और सोनोग्राफी से क्या ये पता लगाया जा सकता है कि ये क्या दवा से क्योर हो सकता है या हमको इस पर सर्जरी पे जाना पड़ेगा या ये हार्मफुल है? क्या इसकी जानकारी मिल पाती है? सोनोग्राफी में नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पूरा फॉलो किया जाता है। नॉर्मल फीमेल्स में हर महीने अंडे बनते हैं और छोटे भी हो जाते हैं साइज़ में। कभी कभी ये अपने साइज़ से ज़्यादा होने के कारण जब वो सिस्ट में कन्वर्ट होते हैं, 5 सेंटीमीटर की साइज़ हो गई तो हम सिस्ट बोलने लगते हैं, तब पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, पीरियड्स डिलेड हो सकते हैं। तब हम पेशेंट को कन्वे करते हैं कि आपको सिस्ट हो गया है। अगर उसके अंदर ब्लीडिंग हो गई तो पेशेंट को पेन भी होने लगता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसको हम बोलते तो सिस्टिक हैं, लेकिन प्रॉपर सिस्ट नहीं बनता है, जैसे होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस कंडीशन में जो अंडे हैं फीमेल में वो बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं और ओवरी का साइज़ भी बड़ा होने लगता है और काफ़ी हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने के कारण इनफर्टिलिटी के भी रीज़न हो जाता है पीसीओडी में। मेनोपॉज के समय पर इसमें किस तरीके की जांच की सुविधा से कोई महिला फ़ायदा उठा सकती है? क्योंकि कई बार जैसा आपने कहा कि एंडोमेट्रियम की बात होती है तो वो बहुत ज़्यादा थिक लेयर हो गई है या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या वहाँ पर भी सोनोग्राफी की जांच इफेक्टिव होती है? जी, मेनोपॉज में काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनको कंप्लेन होती है हमको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई या ब्लीडिंग हो ही नहीं रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम सोनोग्राफी करके ये देख लेते हैं कहीं फाइब्रॉइड तो नहीं है यूट्रस में, कहीं एडिनोमाइसिस तो नहीं है, एंडोमेट्रोसिस तो नहीं है। ये कंडीशंस ऐसी हैं जो सोनोग्राफी से हमको बहुत इजीली पता चल जाती हैं। जो बच्चेदानी की जो लेयर है एंडोमेट्रियम, वो जैसे मेनोपॉज हो गया तो उसकी जो लिमिट्स हैं वो मेनोपॉज के हिसाब से हैं कि नहीं। अगर वो उससे ज़्यादा है उनकी साइज़ तो पेशेंट को बताया जाता है कि ये आपको अपने गायनिक को बता के आगे की क्या स्टडीज़ हैं, वो रिजल्ट आने के पर आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। वैसे सोनोग्राफी जब करवाने जा रहा है कोई, तो पर्टिकुलर डिजीज़ की या पर्टिकुलर तकलीफ के हिसाब से आपको लगता है कि पेशेंट को एक दिन पहले तैयार कर देना चाहिए ताकि जांच सही हो सके कि उसे खाली पेट आना है या कुछ खा पी कर आना है या सुबह आना है या शाम आना है? ये महत्वपूर्ण जानकारी मुझे लगता है आपको देनी चाहिए। पेशेंट के पेट की अगर सोनोग्राफी है तो यूजुअली हम खाली पेट ही बुलाते हैं और फर्स्ट हाफ में हम सारे पेशेंट्स ऐसे ही कर लेते हैं जिनको खाली पेट में बुलाया है,
क्योंकि खाली पेट में फिर पेशेंट रुक नहीं पाता। प्रेगनेंसी में खाली पेट सोनोग्राफी की ज़रूरत नहीं रहती, और ब्लैडर फुल करना कभी कभी रहता है कि बेबी हमको नहीं दिख रहा है या पेशेंट बहुत फैटी है तो थोड़ा ब्लैडर हम फुल करवाते हैं। अदरवाइज पेट की सोनोग्राफी में ब्लैडर फुल करवाते हैं, और प्रेगनेंसी में नहीं भी करवाते हैं तो चल जाता है। बिल्कुल, तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी सोनोग्राफी को लेकर आपने दी डॉक्टर मंजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो जब भी आप सोनोग्राफी करवाते हैं तो एक दिन पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि छोटी छोटी सावधानी अगर बात करते हैं, आप उनको ध्यान में रखते हैं, तो आपकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट बिल्कुल सही आएगी और उससे आपके इलाज में मदद भी मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।